अस्सलाम वालेकुम। चलें अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी दोस्त इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी काइंडली कोई एक बंदा मुझे बता दे कि आपको स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ क्लियर है। यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोर्स आउटलाइन, कल इसमें हमने जो ये देख लिया था कि जो है टाइप ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, इसको हमने देखा था। आज जो है उसका जो सेकंड है वो देखेंगे, कॉमनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो आउटलाइंस है फिर ये नेक्स्ट सेशन जो होंगे उसमें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें यकीनन हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो तैयार करने हैं, उसी की बेस के ऊपर सिलेक्शन होनी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे बने हुए होंगे तो जो है चांसेस आपके अच्छे होंगे। तो अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, ये जनरल है। क्योंकि हम किसी एक स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। ये जनरल है, तो जनरल रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यकीनन ये तकरीबन सेट होगा आपके पास तो आपको हर जगह काम आएंगे। फिर जब कोई स्कॉलरशिप आती है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बंदा उसको जो है वो कर लेता है सेट। अच्छा, काइंडली माइक एंड वीडियो ऑफ कर दे बाकी। जी ये काइंडली जो है बाकी दोस्त जो है अपना माइक वगैरह ऑफ कर दें, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से जो है बाकी भी सुन सके। और बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह बाद में एट द एंड ऑफ सेशन वो कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, तो इंशाल्लाह जो है रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको साथ, ठीक हो गया। चलिए आए जरा कॉमनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर वन तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी मैट्रिक के मार्कशीट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, या इंटर की हैं, बीएससी की हैं, जो भी आपके पास जो एजुकेशन है उससे रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए। उसके बाद जो है फिर ये काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कर दें प्लीज। उसके बाद पासपोर्ट है। उसके बाद रेफरेंस लेटर है या रिकमेंडेशन लेटर भी इसी को ही कहते हैं, रेफरेंस लेटर को। सीवी है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये हर जगह नहीं चाहिए होता है, कुछ मखसूस स्कॉलरशिप है उनमें मांगते हैं। चाइना में मांग लेते हैं, इस तरह से हंगरी की आती है उसमें मांगते हैं, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन की भी हर स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत एक दो जो है स्कॉलरशिप उसमें रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर रिसर्च प्लान और प्रपोजल, ये नॉर्मली पीएचडी के लिए तो मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल। बाकी एमएस या फिर बीएस के लिए भी रिसर्च प्लान मांग लेते हैं। रिसर्च प्लान थोड़ा छोटा होता है, जब ये टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद है एक्सेप्टेंस लेटर, ये भी नॉर्मली पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप के अंदर एमएस में भी रिक्वायरमेंट इसकी होती है। और फिर मोटिवेशन लेटर है, कवर लेटर है, इंटेंट लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, पर्सनल स्टेटमेंट है, ये चीजें हैं जो सारी हमने डॉक्यूमेंट्स में देखनी है। और ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये एक जो है सेशन में कवर नहीं होंगे, कुछ आज वाले सेशन में कवर होंगे, कुछ बाद वाले में। ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया कि ये अगर सेट हमारे पास हो डॉक्यूमेंट्स का तो हम ऑलमोस्ट 90% रेडी हैं फिर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हाँ बाकी जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो यकीनन हम फिर उसके मुताबिक इन चीज़ों को करना होगा। उसमें आपको एक दो दिन में इंशाल्लाह पूरा सेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये आप जनरल एक दफा अपने बना के अपने पास रख लें तो। अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो पहले हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इनके बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले आपको बताया कि ये आपकी वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स है, मैट्रिक की है, इंटर की है, या उससे ऑनवर्ड जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। अब रेडी देखें, कुछ तो अगर किसी की आई नहीं है वो एक अलग चीज, अगर है तो नंबर वन टेस्ट करवा के रख ले, ठीक है। टेस्ट जब आपने एक इरादा कर लिया आपने जाना है तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बंदा इरादा कर लेता तो काम हो जाता है, चाहे 6 महीने लगे, साल लगे या 2 साल लगे, हो जाता है, रुकता नहीं है काम फिर वो, ठीक है। इरादा बंदा कर लेता तो काम हो जाता है। तो आपका एट द एंड भी सम टाइम जो है बीच में भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है टेस्टेशन की, क्या टेस्टेड हो। बाकी जो है जब हो जाता है स्कॉलरशिप, तो जब जाना है तो फिर कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ना हो, फिर आपको अटेस्टेड चाहिए। आपकी एचईसी या आपके इंटर वगैरह के जो बोर्ड होते हैं उससे भी अटेस्टेड हो, जहाँ जो भी डिग्री है जो रेलिवेंट है उससे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की होगी तो एचईसी से,
और अगर आपकी कोई इंटर या मैट्रिक वगैरह की है तो बोर्ड से, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से भी अटेस्ट करवाते हैं। जब आपने बाहर जाना है तो खाली एचएससी की अटेस्टेशन नहीं मानी जाती। जब आपने एचएससी से या रेलिवेंट जो भी बॉडी है उससे अटेस्ट करवा लिया तो फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से भी अटेस्ट करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो बेशक ये पहले करवा के रख लें अपने पास, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होती है। मैं कल एक से किसी से बात कर रहा था यहाँ, हमारी एक कोलीग है, उनका पीएचडी का हो चुका है हंगरी के अंदर, लेकिन उनके साथ गलती उनके पास ये हुई कि उन्होंने ये कोई भी डॉक्यूमेंट से टेस्ट नहीं करवाया हुआ। एचईसी से बार बार उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपना जो भी बॉन्ड फॉर्म है वो सब फिल करके दें और अपना प्रोसेस करें, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एचईसी में सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए, वो अटेस्ट होकर आ ही नहीं रहे। ना एचईसी से आए हैं अभी तक, और एचईसी से आएंगे तो फिर जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में जाएंगे। तो अगर ये पहले हुए भी होते तो उनको परेशानी ना होती। तो कल परसों से मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा हो सकता है शायद ये जो अटेस्टेशन वाला खाता है इस चक्कर में मेरा काम ही रह जाए, ना हो सके टाइम से। क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने कोई मेरे ख्याल 17 या 18 जुलाई की शायद उन्होंने गालबन डेट दी है उनको, और वो बता रही हैं कि अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं, कोई अटेस्टेशन कुछ भी नहीं हुआ। ना एचएससी की हो सकती हो, बाकी खाता तो बाद वाला है जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन वाला, ठीक है। तो इसलिए जिसने पक्का इरादा कर लिया है जाना, तो ये आज भी कराने हैं टेस्ट, कल भी कराने हैं। और वैसे भी आपको जब यहाँ भी पाकिस्तान में जॉब वगैरह के लिए जाते हैं और कहीं हो जाता है तो फिर इदारा भी मांगते हैं कि टेस्ट करवा लें। तो ये जैसे आपको टाइम मिलता है आप इनको टेस्ट करवा के रख लें। और नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद बंदे इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने तकरीबन पिछले 6 महीनों में कोई मेरे ख्याल है 30-40 या इस तरह से कुछ मैंने एप्लीकेशन लोगों की अपलोड करके दी हैं। तो अब लोग क्या करते हैं जी, मोबाइल से सिंपल पिक्चर भेजी और भेज दी, ठीक हो गया। तो भाई मोबाइल वाली पिक्चर में और जो एक स्पेशल स्कैनर लगा हुआ है इस काम के लिए, उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल है शायद गालबन रोमानिया पता नहीं किसकी स्कॉलरशिप थी, बाकायदे उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि मोबाइल से पिक्चर लेके नहीं भेजनी, एक्सेप्टेबल नहीं है, आप प्रॉपर स्कैनर से करवाएं। उसकी और इसमें क्वालिटी में बहुत फर्क आता है। ये मैं कल भी बात कर रहा था कि भाई आपने एप्लीकेशन देनी है, ऐसे बस जान छुड़ाई, आपने क्या किया, पिक्चर ली मोबाइल से और भेज दिया। तो इतना कम से कम सोचें कि इतना टफ कंपटीशन है, आपको जो है लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने देना है स्कॉलरशिप की मद में, तो यार इस तरह के काम पे आपको दे देंगे। आपका हो सकता है आपके ग्रेड भी बहुत अच्छे हों, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत अच्छे हों, लेकिन आपने क्या किया है, पिक्चर बस मोबाइल से लेके और उल्टी सीधी चढ़ा दी, बस काम चल जाएगा। तो इस तरह से भाई काम नहीं चलता, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसका भी एक सेट आपको प्रॉपर होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अच्छा, एक दफा काइंडली मुझे कोई एक बंदा बीच में बता दे कि मेरी आवाज क्लियर और स्क्रीन शेयर हो रही है। जी क्लियर है बिल्कुल। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। तो ये बड़ी ध्यान करने वाली बात है, ठीक है। मैंने भी काफी सारे लोगों की एप्लीकेशन की हैं सबमिट, तो क्या करते हैं मोबाइल से बस जैसे ही तस्वीर लेके भेज दी, सर बस इसको कर लें अब, ठीक है। तो जब अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो जिसने पैसे लेके अपलोड करनी है मैं या कोई और है, तो फिर हिसाब लगा ले कि उसने भी काम कैसा करना होगा। तो इसको बड़ा प्रॉपरली ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ अर्सा पहले स्कॉलरशिप थी, मुझे अभी याद नहीं है रोमानिया की थी या उसी और कंट्री की थी। बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि मोबाइल से ली हुई पिक्चर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप जो प्रॉपर स्कैनर है उनसे स्कैन करके वो जो है अपलोड करें यहाँ पे। और उसके बाद यूज रिकमेंडेड फॉर्मेट। अब रिकमेंडेड फॉर्मेट कौन सा है? अब ये होता है कि नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती है जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस दी भी होती हैं कि उनको वर्ड फॉर्म में चाहिए या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या इमेजेस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को ही और इस्तेमाल करें। समटाइम ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि रिकमेंडेड फॉर्म है, लेकिन अगर आप उस फॉर्म के हट के कोई फॉर्मेट अपलोड करें तो सबमिट हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई उनको ही फॉलो करें, तो ये बेहतर है। ये एक मुनासिब चीज है और इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक हो गया। अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सीक्वेंस एज पर इंस्ट्रक्शन। कुछ तो प्रॉपर क्या होता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वहां तो जाहिर बात है, या सीवी आप सीवी अपलोड करेंगे, जहां आपको मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन अपलोड करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस तरह मैंने जर्मनी के 1-2 केस किए थे किसी के, उसमें क्या था कि एक आपने सिंगल फाइल बनानी थी, उसी के अंदर आपने प्रपोजल लगाना था, उसी के अंदर सीवी लगानी थी, उसी के अंदर आपने मोटिवेशन लेटर लगाना था, सारी चीजें एक ही फाइल बनानी थी उनकी। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन नॉर्मली ज्यादातर जो है केसेस में दी हुई होती है कि पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या हो, बाद में क्या हो, ठीक है। तो फिर उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। ये भी ख्याल रखने की चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनको आप छोटा कंसिडर ना करें। जिस तरह की कंपटीशन होती है फिर उसमें ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं।
फिर उसके बाद पासपोर्ट है। पासपोर्ट अपना हमेशा भाई रेडी रखें, क्योंकि आपकी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जहां पर आप पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। और पासपोर्ट के सिर्फ ये नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, जब होते हैं ये चीज़ें ऑलरेडी तैयार होती हैं तो इनसे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ जी सर। ठीक है। फिर प्रॉपरली स्कैन फर्स्ट पेजेस। अब एक या दो पेजेस जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, समटाइम जो है जिस तरह अभी आई थिंक तुर्की था, पता नहीं कौन सा, उन्होंने कहा जी आप जो फ्रंट पेज होता है कवर पेज उसकी भी पिक्चर भेजें। तो ये मैंने मैक्सिमम कैसे देखे हैं, लोग क्या करते हैं जो है उसका पासपोर्ट की पिक्चर भेजते हैं और दो पेज इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल एक नजर आ रहा था दूसरा नजर ही नहीं आता क्लियर। इसको आप प्रॉपरली स्कैन करें, जहां भी आपने अपलोड करना हो प्रॉपरली स्कैन करें, देख लें कि नॉर्मली दो पेजेस चाहिए होते हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है सारी। ठीक है। लेकिन अगर कोई और इंस्ट्रक्शन है कि आपको कवर पेज भी चाहिए तो कोशिश करें इसको प्रॉपरली स्कैन करें। ये तो मोबाइल से बिल्कुल होता ही नहीं है, आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि हाथ से पकड़ना पड़ता है, हाथ से पकड़ के उसको ओपन करके रखो, फिर तस्वीर बनाओ, साथ आपके फिंगर और अंगूठे भी आ रहे होते हैं। जब इस तरह की चीजें आए तो आप खुद सोच लें कि फिर वो कितना प्रोफेशनलिज्म उसमें नजर आएगा। तो इस तरह की चीजें ये ज्यादा मुनासिब नहीं। काम तो हो जाता है, अपलोड भी हो जाती है, एक्सेप्ट भी हो जाती है, लेकिन आगे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक बंदा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है और हाथ से पकड़ा हुआ है, उसको सीधा करके टेढ़ा छुड़ा करके जो है उसको अपना पासपोर्ट को और तस्वीरें बना रहा है। तो इस तरह की चीजें वो जो है आपके एप्लीकेशन को खराब करती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, 100% करती है खराब। पासपोर्ट यकीनन वैलिड होगा तभी वो ठीक है, और एक्सपायर वगैरह तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी कि आपकी जो भी पिक्चर है आपने उसे ली है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका पासपोर्ट नंबर है, एक्सपायरी डेट है, इशू डेट है, ये सारी चीजें जो बड़ी क्लियरली विजिबल हो उसके ऊपर। ये तो कुछ ऊपर जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे जो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो आगे जो हमने कहा ना चांसेस बढ़ाने के से, तो उसमें आएगी, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आपका आइट्स बड़ा जरूरी है। आपकी जो 90% जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं वो आइट्स पे आती है। वापस थोड़ा सा जाता हूँ, इसमें एक चीज में ऐड करना भूल गया हूँ, मैं इसमें एक चीज में ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है। आप एक जो है 90%। अपने पास, मैं जो उसमें ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं उसमें भी ऐड नहीं कर सका, आप अपनी तरफ से ऐड कर ले। कि जिस तरह आपका रेफरेंस लेटर आप प्रोफेसर से लेते हैं ना, एक अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा के रख ले। ठीक है। काफी सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, काफी तो नहीं, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो कि ठीक है आर्ट्स नहीं है तो आप जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा दें हमें। ठीक हो गया। तो वो आप बनवा के रख लें, वो जरूर। जिस तरह अभी हाँ अभी रशिया की चल रही थी, कल परसों ही हमने किसी एक दोस्त की जो है वो अपलोड की है, मेरे ख्याल से इस ग्रुप में भी है वो दोस्त हमारे साथ। तो उनका भी जो है इसी तरह से था कि आर्ट्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप वक्ती तौर पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो आपने यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, इशू करवाया आपने यूनिवर्सिटी से, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये लाजमी बनवा के रख लें, और ये सिंगल ही चाहिए होता है, इसको बार बार चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक दफा बनवा लिया। अच्छा, उसमें सिर्फ जब भी आप लिखवाएंगे, क्योंकि बार बार प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी से लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें दो चीजें आपने ख्याल रखनी है क्या ऐड करवाना है, जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। तो उसमें एक तो ये ऐड करवाना है कि आपने लाजमी लिखवाना है उसके अंदर कि भाई इस बच्चे ने यहाँ बीएस या एमएस या जो भी किया है, इस यूनिवर्सिटी की या इस कॉलेज का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है, ये लाजमी लिखवाना है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादातर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें ये लिख के दें कि बच्चे को इंग्लिश अच्छी आती है। वो ज्यादातर ये पूछते हैं कि भाई आप प्रूफ लेके आए यूनिवर्सिटी से कि इस यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्लस मीडियम ऑफ जो है एग्जामिनेशन ये इंग्लिश है। ठीक है। ये लाजमी उसमें लिखवाना है, वरना फिर वो आपका अधूरा रह जाएगा। ये दो चीजें लाजमी ऐड करवानी है कि भैया हम इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ जो है एग्जामिनेशन ये इंग्लिश है, प्लस ये बच्चा जो है इन्फ्लुएंस है इंग्लिश बोलने में, इसको कोई इशू नहीं है, फ्लुएंट है, आराम से जो है बातचीत कर सकता है, और जो भी इसको काम दिया जाएगा रिसर्च एक्टिविटीज या एकेडमिक एक्टिविटीज उनको इंग्लिश में देख सकता है, इसको इशू नहीं है। तो आखिरी एक दो लाइन ये भी लिखते हैं साथ। ठीक है, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आप ये बताएं कि बच्चे को इंग्लिश कितनी आती। नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ये बताएं कि आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही इंग्लिश, तो जाहिर बात है वो बच्चे ने पास किया हुआ, डिग्री ली हुई है, तो इट मीन्स कि उसको आती है इंग्लिश। ठीक हो गया। तो ये आप इस डॉक्यूमेंट्स में अपने में ऐड कर लें लिस्ट में, और ये एक दफा बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, बना के उसको साफ अच्छा सा रख लें अपने पास। अब आ जाए, अब जो है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर, हमारा ज्यादा फोकस आज इसी पे है, यानी कि बाकी तो डॉक्यूमेंट्स वो तो आपके पास होते ही है ना।
ये भी नॉर्मली प्रोफेसर ने बनाना होता है, लेकिन आज तक हमने बहुत कम ही सुना है कि प्रोफेसर आपको बना के दे। प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता, वो नॉर्मली कहते हैं भाई ठीक है आप ऐसा करें, बना के ले हम आपको साइन कर देंगे, सही हो गया। तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि बनाना खुद ही पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ मेन चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। और मैंने इसके दो फॉर्मेट, ओरिजिनल फॉर्मेट है, यानी कि एक तो जो है मेरा अपना था, वो मैंने साइन करवाया हुआ था, मैंने इसमें खाली नाम वगैरह जो है डिलीट किए हैं, बाकी वो वैसे ही है जैसा है, ठीक है। इसी तरह एक दो और किसी ने बनाया हुआ था, अच्छा मैंने किसी ग्रुप से उसको डाउनलोड किया है, वो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूंगा उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें समझ ले पहले। नंबर वन, इन मोस्ट केसेस वी नीड टू रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर एक ही चीज है। अब खसूसन जो जिनका ज्यादा आइडिया नहीं होता, काफी सारे लोगों का, ये सबका तो नहीं, काफी सारों का ये सवाल आता है कि सर रिकमेंडेशन लेटर किसने देना है। ठीक, तो भाई रिकमेंडेशन लेटर उसने देना है जहां से आप पहले पढ़ के आए हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है इंटर किया हुआ है तो आप अपने कॉलेज से लेंगे। अगर आपने जो है बीएस किया हुआ है या एमएस किया हुआ तो अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे। और नॉर्मली ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं देता, ये देता है आपका प्रोफेसर या आपका लेक्चरर। ठीक हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं बताती कि इस बच्चे की जो है कितनी जो है खूबियां हैं या स्किल्स हैं या कितना अच्छा, नहीं, जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया है, जिस लेक्चरर ने पढ़ाया वो देता है। ठीक हो गया, ये बात नोट करने वाली है कि रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर जो है ये यूनिवर्सिटी नहीं देती। आपका जो है प्रोफेशंसी लेटर की बात की थी, इंग्लिश प्रोफेशंसी की, वो यूनिवर्सिटी देगी, डिपार्टमेंट देगा, वो कोई एक प्रोफेसर नहीं देगा। प्रोफेसर से भी बनवा लेंगे तो चल जाएगा। नॉर्मली उसका तरीकेकार ये है कि आपका डिपार्टमेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको इशू करेगी। और ये वाला जो है ये इसका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं है, आपका प्रोफेसर या आपका जो लेक्चरर है वो आपको बना के देगा ये। ठीक हो गया, तो बना के नॉर्मली वो नहीं देते, वो कह रहे हैं लिख के ले आए तो हम आपको कर देंगे। और दूसरी बात है कि जाहिर बात है अगर उन्होंने कहीं पहले किसी को नहीं बना के दिया तो उनको भी फॉर्मेट का नहीं पता होता। ठीक है, प्रोफेसर होना एक अलग चीज है, लेकिन जो चीजें नहीं की हुई तो जाहिर बात है उनका नहीं पता होता है किस तरह से अच्छा बनेगा या किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली उनके पास टाइम भी नहीं होता, तो वो कहते हैं जी बना के ले हम आपको साइन कर देंगे। तो नॉर्मली ज्यादातर केसेस में दो चाहिए होते हैं। बहुत कम केसेस हैं जिसमें एक भी चल जाता है, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें तीन भी मांगते हैं, लेकिन ये बहुत कम केसेस हैं, तीन वाले और एक वाले बहुत कम केसेस हैं। ज्यादातर केसेस में दो रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होते हैं। अब आ जाए फ्रॉम होम टू गेट इट, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर किससे ले। अब ये भी एक कॉमन सवाल होता है, सर किससे बनवाएं। नंबर वन, अगर है आप लेट्स सपोज कॉलेज से हैं तो कॉलेज में लेक्चरर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, तो आपको जहां इजिली मिल जाए वहां से ले सकते हैं। अब एक बात नोट करने वाली, जिस तरह चाइना है, चाइना के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप लेक्चरर वगैरह से नहीं ले सकते। आप एसोसिएट, आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी शायद ममनू है, मेरे ख्याल से शायद एसोसिएट प्रोफेसर तक वो मानते हैं। ठीक है, बाकी ये इसलिए देखना जरूरी है कि वेबसाइट पे देखें जहां पर एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर आप मर्जी से बनवा लें, लेक्चरर से बनवाएं, असिस्टेंट से बनवाएं या एसोसिएट से बनवाएं। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि चाइना में इंस्ट्रक्शन होती है, मुझे याद लेक्चरर तो कंफर्म है कि चाइना वाले लेक्चरर वाले जो है इसको रिकमेंडेशन लेटर को नहीं मानते। हाँ, मेरे ख्याल शायद एसोसिएट प्रोफेसर को मानते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं तो आप किसी से बनवा लें। तो ये चीज भी थोड़ी ध्यान में रखनी होती है कि अगर इंस्ट्रक्शन है भैया आपने प्रोफेसर से बनवाना है या किससे, कोशिश यही करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवा लें, लेक्चरर से ना बनवाएं। ठीक है, क्योंकि ये भी बार बार बनाना मुश्किल होता है। अब ये कितनी दफा बनवाना है, कब बनवाना है, क्या हर स्कॉलरशिप के लिए अलग बनाएंगे, अगला पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं ये। ठीक हो गया, तो किससे बनवाना है, मैंने कहा लेक्चरर से भी बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी, एसोसिएट प्रोफेसर से भी, लेकिन प्रेफरेंस दें जितना ग्रेड बड़ा हो। अगर है ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो फिर लेक्चरर से बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर उससे बनवाएं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय एसोसिएट है तो उससे बनवा लें, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए कैन आई गेट रेफरेंस लेटर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रिकमेंडेशन लेटर है 95% या 90% के लिए केसेस के अंदर सिर्फ आपके प्रोफेसर के ही एकेडमिक रेफरेंसेस ही चलते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि आपको कहती हैं कि ठीक है आप ऐसा करें कि एक लेटर आप जो है एकेडमिक से किसी यूनिवर्सिटी से ले लें और एक लेटर जो है आप किसी अपने एम्प्लॉयर से ले लें जहां आप काम करते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां से भी ले सकते हैं, एक प्रोफेसर से भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर 100 केस है तो 100 में जो है 95% केस आपको ऐसे मिलेंगे, 95 केसेस जहां पर आपको वो कहते हैं कि एकेडमिक ही चाहिए। ठीक हो गया, हाँ, तो ये भी देखने की जरूरत है।
जब आप हो तो अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो नॉर्मली फिर यही कंसिडर किया जाता है कि नहीं वो प्रोफेसर का या एकेडमिक ही मांग रहे हैं। अगर क्लियर लिखा हुआ है ठीक है, आप एकेडमिक भी ले सकते हैं और अपने वर्क प्लेस से भी ले सकते हैं, तो फिर आप एक एक करके भी ले सकते हैं वहां से। ठीक हो गया। तो आगे और अब ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो अभी सामने आया है, जनरल रेफरेंस, यहाँ पर स्पेसिफिक रेफरेंस लेटर। अब इसको समझना है जरा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर। इसमें ये होता है कि मैंने कुछ दोस्तों को फॉर्मेट बना के भी दिए हैं, मेरा अपना जो है वो भी जनरल बना हुआ है। भाई जनरल क्यों बनाते हैं? जनरल इसलिए बनाते हैं कि अब लेट्स सपोज कि आपने अभी जिस तरह सितंबर में शुरू हो जाएंगी स्कॉलरशिप, तो पूरे 6 5 6 महीने चलती रहेंगी, जिसमें चाइना की आएंगी, उसके बाद जो है आपका तुर्की की भी आएंगी, रोमानिया की भी आएंगी, आपकी हंगरी की भी आएंगी, यूके की भी आएंगी और कंट्रीज की भी आएंगी। तो हम तो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो रोज रोज प्रोफेसर से हम तो रहे बनवाने से लेटर, ना ही वो शायद बना के देंगे हमें। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जनरल बना लेते हैं। जनरल में क्या करते हैं, हम किसी खास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखते। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फॉर्मेट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरल और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखते, हम सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं कि मैंने ये किया हुआ है और मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ। ना कंट्री का नाम मेंशन करते हैं, ना यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करते हैं। हाँ, प्रोग्राम तो हमें पता होता है ना, मैं एजुकेशन साइड साइड से हूँ, तो जाहिर बात है मैंने आगे पीएचडी करनी या पोस्ट डॉक करना, मैं एजुकेशन में ही जाऊंगा, मैं उसमें केमिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, ना फिजिक्स में जाऊंगा। अगर एक बंदे ने फिजिक्स में किया तो फिजिक्स में ही जाएगा। तो जनरल में क्या करते हैं, बाकी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ जो आगे जाना है एग्जैक्ट प्रोग्राम का नाम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, बस कॉमन सा डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं कि मैंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना है। स्पेसिफिक अगर कहीं नाम आ रहा है स्कॉलरशिप में प्रोग्राम का, तो वो हम नहीं लिखते, और ना ही स्पेसिफिक जो है यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। इस तरह का जनरल बन जाता है। ठीक है, स्किल्स आ जाती हैं, वही जो होती हैं बंदे के पास वो आ जाती हैं उसके अंदर। अब स्पेसिफिक लेटर में क्या होता है, स्पेसिफिक लेटर में आप जिस स्कॉलरशिप की अप्लाई करें उस स्कॉलरशिप का बकायदा हवाला होता है। लेट्स सपोज मैंने कहा जी मैं कॉमनवेल्थ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा जी, प्रोफेसर लिखेगा यानी कि मेरे बिहाफ पे, कि जो है ये राशिद साहब को मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2024 के लिए, और ये फला कोर्स के लिए अप्लाई कर। अब जब ये लिख दिया है तो फिर उसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो सकेगा, वैलिड होगा, बाकी स्कॉलरशिप पे वो फिर नहीं चलेगा रेफरेंस लेटर, क्योंकि प्रोफेसर ने लिखा हुआ है कि राशिद साहब जो है वो, इनको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए जो 2024 में अनाउंस हुई है फला यूनिवर्सिटी में। लेट्स सपोज वो कहता है जी साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी है, उसमें राशिद साहब अप्लाई करेंगे, और जो है ये उनका डिपार्टमेंट है। अब सारी चीजें ये स्पेसिफिक हो गई, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, प्रोग्राम का नाम लिखा है, ऊपर लिख भी दिया कॉमनवेल्थ है, ऊपर ये लिख भी दिया 2024 है, ये और कहीं ये इस्तेमाल नहीं होगा लेटर। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। अब बात यह है कि भाई कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जो एक्चुअल सही रेफरेंस लेटर कहलाता है ना, जिसकी सही कह ले के अथेंटिसिटी होगी, वो स्पेसिफिक वाला है। लेकिन जाहिर बात है हमने दोनों चीजें देखनी होती है, रोज रोज कौन कराएगा। मैंने तो लेट्स सपोज कि आपने, हो सकता है अभी जो सीजन आएगा स्कॉलरशिप का, आपने 8 जगहों पे अप्लाई करना हो, तो अब 8 दफा कौन प्रोफेसर के पास जाएगा, सर मुझे लिख के दें। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि रिकमेंडेड भी कहते हैं जनरल बना लें, और लोग भी यही कहते हैं कि बस ऐसा ही सर बन जाए, जो है ना वो जान छूट जाए, एक दफा साइन हो जाए, ठीक हो गया। तो इसलिए दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक ज्यादा अथेंटिक समझा जाता है, क्योंकि पता चलता है कि ठीक है यार प्रोफेसर ने खास हमारे लिए बना के भेजा, इस बंदे को रिकमेंड किया है। आगे भी प्रोफेसर ही बैठे हुए, उनको भी पता ही होता है कि ये बस एक दफा उन्होंने बना लिया और हर जगह यही चला रहे हैं अभी। और फिर यकीनन जब आपने बनवाया तो डेट भी तो आ रही होगी ना, डेट भी आ रही होगी। आपने आज बना लिया 2024 में, ठीक है, जनरल बना लिया, आपको पता चलता रहेगा, आप 2025 में वही इस्तेमाल करेंगे, आप 2026 में भी वही इस्तेमाल करेंगे, तो डेट भी आ रही होती साथ। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से भी थोड़ा सा इशू है। तो इन दोनों को भी आपने अपने हिसाब से देखना है कि यार मुझे जनरल बनाना चाहिए या स्पेसिफिक। मैंने कहा कि स्पेसिफिक ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप इस चीज हाँ लगा। को देखें कि आप आराम से बार बार साइन करवा सकते हैं, तो ये बारू थोड़ा होता इशू है होता है 10 11 साइन दिन। करवाना बार बार। मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो खुसूसन जो होते हैं ना आपके छोटे स्टूडेंट जो होते हैं, भाई हमारे या बहनें हमारी, जो आपके इंटर वगैरह पास करते हैं, वो एक सादे कागज पे लेके साइन करवा लेते हैं लेक्चरर से। इस तरह के लेटर की कोई वैलिडिटी नहीं है, ना कोई मानता ही है। सही है। लेटर हमेशा जो बनते हैं इस तरह के रेफरेंस लेटर, वो जिस तरह इदारे का अपना एक लेटर हेड होता है ना, जिसके ऊपर आपका लेटर जो है उसके अंदर जिस तरह क्या कहते हैं कि मोनोग्राम भी आ रहा होता है, उसका जो है एड्रेस भी आ रहा होता है, फोन नंबर सब कुछ आ रहा होता है ऑटो पे, तो वो कहलाता है लेटर हेड। तो ये लेटर हेड के ऊपर बनते हैं।
मैं एक दफा देख लूं कि मैसेज कितने आ रहे हैं। काइंडली म्यूट माइक, रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो। जी, मैं ये जो आपके सवाल है ना, ये इंशाल्लाह जब सेशन हमारा खत्म हो जाएगा आपके सारे सवालों के जवाब होंगे। बेशक आप इसमें ना लिखें चैट में, यहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। पहले तो इंशाल्लाह ये जब हम यहाँ से खत्म करके उसमें जाते हैं ग्रुप में व्हाट्सएप में, आपके जितने भी सवाल होंगे, जिस तरह कल थे हम पूरा तकरीबन को 40-45 मिनट ग्रुप में मौजूद थे, आपके इंशाल्लाह सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक हो गया? तो आप बेफिक्र हो, यहाँ इस वाले हिस्से में काफी सारे आपके सवाल बनेंगे, खसूसन ये वाला हिस्सा जो है रिकमेंडेशन लेटर का, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और रिकमेंडेशन लेटर की एक अच्छी वैल्यू होती है स्कॉलरशिप में, जितना अच्छा होगा बना हुआ उतने आपके बेहतर चांसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक पॉइंट है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा ये मैंने बताया कि आपका क्या क्या होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर में। आप सैंपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी कुछ चीजें लिखी हैं। नंबर वन, रिकमेंडेशन लेटर में प्रोफेसर अपना नाम नहीं लिखता बीच में कहीं भी, क्योंकि जब लेटर हेड है ऑलरेडी उसका नीचे स्टैंप आना है। लेटर हेड के ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी आ रहा है, उसका जो है फोन नंबर वगैरह ईमेल भी आ रहा है, और नीचे प्रोफेसर जब अपना स्टैंप लगाता है तो एक बोल्ड स्टेप भी होता है, यानी कि जो ऑलरेडी कंप्यूटराइज बना हुआ होता है, तो उसके अंदर प्रोफेसर का नाम, उसका रैंक, और उसकी जो है ड्यूटी, यानी कि हेड है क्या है, और प्लस उसका नीचे मोबाइल अपना ईमेल वाला ऑटो पे आ रहा होता है। ठीक है? तो प्रोफेसर अपना कहीं भी इसमें जिक्र नहीं करता कि मैं क्या पढ़ाता हूँ या मैं क्या, जो मेरी क्या है वो पोजीशन क्या है, वो इसमें राइटिंग में कहीं टेक्स्ट में जिक्र नहीं करता। ठीक हो गया? तो प्रोफेसर इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नाम लिखेगा। मेरे लिए लिख रहा है तो लिखेगा भाई मैं राशिद हसन को रिकमेंड कर रहा हूँ, राशिद हसन बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी ये स्किल्स हैं। ठीक हो गया? और एजुकेशनल, ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, माइक म्यूट कर दें अपना। तो एजुकेशनल प्रोग्राम ही अटेंडेड, जो आपने एजुकेशनल प्रोग्राम अटेंड किया है उसके बारे में वो बताएगा कि जी इसने ये प्रोग्राम अटेंड किया, इसने बीएस केमिस्ट्री किया है, इसने जो है एमएस किया है। वो तो लेटर हेड में नहीं आएगा, उसमें लिखना पड़ेगा उसको ना कि इसने क्या किया और कौन से सन में किया है। रिलेशनशिप विथ रिकमेंडर्स, अब रिलेशनशिप आती है उसमें। रिलेशनशिप से मुराद ये नहीं कि वो जाहिर बात प्रोफेसर और स्टूडेंट ही है। रिलेशनशिप ये आती है कि भाई इस बच्चे ने मेरे साथ, मैंने इस बच्चे को जो है फलां सब्जेक्ट पढ़ाया है, या इस बच्चे ने जो मेरे साथ थीसिस की है, या इस बच्चे ने जो है मेरे साथ लेट्स सपोज के मैंने तो ये एक्टिविटीज करवाई हैं। ये रिलेशन है यहाँ पर। ठीक हो गया? तो रिलेशन वो तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन तो है ही है ना। तो यहाँ रिलेशन से ये मुराद है, वो लाजमी उसमें जिक्र करना होता है। अगर मैं किसी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि अली ने मेरे साथ जो है प्रोजेक्ट किया था, थीसिस, मैंने इसको थीसिस कराया, इसकी बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत टाइमली इसने काम किया। ठीक होगा? तो ये रिलेशनशिप में आएगा कि स्किल्स जो भी होंगी, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे जो है को करिकुलर एक्टिविटीज हो, लेकिन यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हो वो, और जो भी कॉम्पिटेंसी जो स्किल्स हैं, जो भी खूबियां हैं, वो उस लेटर के अंदर लिखनी है। ठीक है? वाई डू योर टीचर्स रिकमेंडेड यू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब आगे जिस प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेड कर रहा है वो प्रोफेसर कहीं एक या दो लाइन में शो बताएगा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए इस बच्चे को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके अंदर ये खूबियां हैं और ये इसके जो है स्ट्रेंथ है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए ये मुनासिब है, तो इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो इस तरह से वो जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक उसको करके कुछ बेहतर बना के लिख के आपको दे देगा। जब आप खुद लिखेंगे तो उसे साइन करवा लेंगे। ठीक हो गया? योर रेफरेंस लेटर कैन बी कंटेंट, हाँ को एक्टिविटीज हो गया कि अगर कोई लेट्स सपोज हम तो एक होती है ना एकेडमिक एक्टिविटीज, एक एकेडमिक एक्टिविटी सेट के भी होती हैं। आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आपने कोई इवेंट अरेंज करवाया है, इस तरह के काम करवाए हैं, तो इनकी बहुत जो है वैल्यू होती है रिकमेंडेशन लेटर में। पढ़ता तो हर बंदा ही है, लेकिन इस तरह के कामों में कम लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से, वो बाहर अगर अपने अपनी तौर पे किया है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। आप लेट्स सपोज किसी दोस्तों का आ रहा था, सर मैंने तो फलां जगह पर जो इंटर्नशिप की थी, मैंने फलां जगह ये किया, और यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। हाँ, वो अपने मोटिवेशन लेटर में लिखे, अपने सीवी में लिखे। ये जो प्रोफेसर बना रहा है उस प्रोफेसर के साथ जो आपने काम किया वही बताएगा, नहीं तो प्रोफेसर बता रहा है कि मैंने इसको सब्जेक्ट पढ़ाया, ये जो है मैंने इसको देखा जी, ये कोकरिकुलर एक्टिविटीज से उसमें हिस्सा लेता था, तो यानी कि जो चीजें उसने यूनिवर्सिटी में नोट की देखी वो लिखेगा इसके अंदर। जो यूनिवर्सिटी से हटके हैं वो आप सीवी में, मोटिवेशन लेटर में वहां पर जिक्र करेंगे, यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। ठीक हो गया? एक्टिविटीज जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया उनका जिक्र करेंगे, यूनिवर्सिटी से जो लिंक होंगी ड्यूरिंग योर एजुकेशनल प्रोग्राम, आपके एजुकेशनल प्रोग्राम के दौरान आपने जो की हैं जो उसमें होंगी। ठीक हो गया? अब इसके अलावा क्या है, लेंथ ऑफ लेटर। अब ये कितनी लेंथ का हो भाई, एक पेज का हो, दो पेज का हो, नहीं इतना नहीं है। ये नॉर्मली जो है आपका ज्यादा से ज्यादा एक पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। इसका कोई स्टैंडर्ड किसी ने बताया नहीं है,
लेकिन जो देखे गए हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड के तौर पे यही इस्तेमाल होता है। आधा पेज भी हो सकता है, एक पेज भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम भी ना हो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आई ना। तो मोटी मोटी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको कंसाइज करके पूरा करना है इसके अंदर। ठीक है, आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया वो भी आ जाए। ठीक है, आपने उस प्रोग्राम में जो है क्या क्या स्किल सीखी वो भी आ जाए। आपने एकेडमिक एक्टिविटीज के अलावा जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, वो भी उसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर आगे आप जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं ये सारी स्किल्स, ये सारी खूबियां आपको कैसे हेल्प करेंगी कि आप उस प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो जाएं, ये भी प्रोफेसर जिक्र करेगा उसमें। ठीक हो गया, तो इस तरह की चीजें सारी कवर हो जाए और नॉर्मली एक पेज में आराम से हो जाती हैं। नॉर्मली इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा कभी जो है रिकमेंडेशन लेटर। वो आ जाते हैं उका धुका, लेकिन वो इतना कोई अच्छा रिकमेंडेशन लेटर नहीं समझा जाता। रिकमेंडेशन लेटर एक पेज का हो और कंसाइज हो। अब थोड़ा सा एक बात और है जो यहाँ समझने वाली है, रिकमेंडेशन लेटर वर्सेस रिकमेंडेड डिटेल्स इन ऑनलाइन फॉर्म। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जहाँ रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता। वहां क्या होता है कि वो सिर्फ कहते हैं कि आपका जो रिकमेंडर है, जो आपका रेफरेंस दे रहा है, उसकी डिटेल डाल दें। वो क्या करते हैं, खुद लिंक भेजते हैं, खुद ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, प्रोफेसर फॉर्म को फिल कर देता है। ये एक काम की चीज है जिसको समझ ले। एक तो हो गया आपने प्रोफेसर से लेटर साइन करवा लिया, आपने अपडेट कर दिया। कुछ स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि वहां पर जिस तरह बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर रेफरेंसेस की डिटेल मांगी जाएगी आपसे। नॉर्मली ये होता है उसके अंदर के प्रोफेसर का नाम लिख दें, उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि हेड है जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर क्या करता है वो। ठीक है, तो वो आ जाता है, ईमेल आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, ज्यादातर ये होता है, और यूनिवर्सिटी आ जाती है किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ज्यादातर इस तरह की डिटेल होती है। वो डिटेल मांगते हैं, जब आप फॉर्म जो सबमिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ईमेल प्रोफेसर के पास चला जाता है और प्रोफेसर फिर जो भी ऑनलाइन वो फॉर्म भेजते हैं वो फिल कर देता है। एक ये होता है, और समटाइम ये होता है कि ये दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। गालबन मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है, शायद ऑस्ट्रिया में या कहीं इस तरह का एक केस था जो मुझे याद पड़ रहा है, जिसमें ये था कि आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपलोड भी करना है, हार्ड कॉपी में अपलोड भी करना, और प्लस उसकी जो है आपके रिकमेंडर से उनकी डिटेल भी देनी है। दोनों ही काम करने हैं। तो इसलिए जो है आपका फिर जो है जो दूसरे वाला तरीका है कि आप डिटेल दे रहे हैं तो फिर उससे आपको प्रोफेसर के ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए कि फॉर्म जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो फिल करेगा। और टाइम का इशू भी होता है कि डेडलाइन है, उससे पहले जो है वो करना है आपने। और इसके अलावा एक केस और भी होता है जो मैंने यहाँ पर भूल गया हूँ मैं ऐड करना। जर्मनी की एक स्कॉलरशिप आती है, उसमें डैड वाले का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एक डैड के अलावा आती है, वो भी डैड का ही हिस्सा है, डैड GSS। ये कोई ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम इससे बनता है इस तरह से। उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपना फॉर्म देते हैं, एक रिकमेंडेशन लेटर, वही फॉर्म आपने साइन करवाना होता है। और ना तो आपसे जो है उसकी डिटेल मांगते हैं रिकमेंडर्स की, ना कहते हैं कि अपना मर्जी से साइन करवा लेनी, वो अपना एक पूरा फॉर्म उनका है फॉर्मेट बना हुआ, वही आपने कॉपी अपना डाउनलोड करना है, उसी को प्रोफेसर से फिल करवाना है। और सिर्फ फिल नहीं करवाना, उसमें कंडीशन ये होती है कि प्रोफेसर खुद सेंड करेगा, आप सेंड नहीं करेंगे। यानी कि आपने क्या करना है, वो फॉर्म निकाल के जाकर प्रोफेसर के हवाले कर देना, सर ये मेरा फॉर्म है, ये मेरे फॉर्म जो है फिल करके। हाँ, वो ईमेल में भी मांगते हैं कि ईमेल में भी भेज दिए और बाय पोस्ट भी भेज दें। ठीक हो गया। हाँ, पर उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि जाहिर बात है प्रोफेसर तो ये नहीं करेगा कि यार मैं, चलो ईमेल तो शायद कर देगा फिल करके, ये वो कभी नहीं करेगा कि यार मैं जाऊं और पोस्ट भी कर दूं जर्मनी में आपके लिए। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि उनको कहें सर आप ये आ गया फॉर्म, ये आप फिल करके काइंडली जो है ईमेल आप करते हैं अपने ईमेल से। बाकी आप ऐसा करेंगे सर मुझे बना के तो आप बेशक उसमें एनवेलप में क्लोज करके स्टैंप अपना ऊपर लगा दें। बाकी टीसीएस में, टीसीएस तो कोई भी करते कोई पता नहीं चलेगा किसने किया ना, लेकिन यह कि उसका स्टैंप लगा हुआ प्रोफेसर का ऊपर एनवेलप पे, पता चलेगा कि ये सील है। ठीक हो गया। तो यकीनन फिर वो जिस तरह कुछ दोस्त था, एक तो उनका हमने करवाया था, तो जो फॉर्म दिया टीचर को, तो उसने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, फॉर्म भी भर के ले आए। वो फॉर्म जर्मनी वालों को ही था, फॉर्म भी सर को हमने भर के दिया, सर ने खाली साइन किया, हमने कहा सर आप भेज दो, उसने कहा जी मुझे स्कैन भी करके दे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कैन करके मुझे ईमेल करें, मैं आगे आपके यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए, और बाकी अगर पोस्ट करना है तो मैं आपको सील कर देता हूँ, खुद जाके करें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो उसका दोस्त का हमने ऐसे ही किया था कि जो है उनका फॉर्म हमने खुद फिल किया, जाके सर के आगे रखा, उन्होंने साइन कर दिया, फिर उसको स्कैन किया, स्कैन करके सर को दिया, ईमेल किया, सर ने उसी ईमेल को आगे अपने ईमेल पे करके और उनको भेज दिया जर्मनी वालों को। लेकिन वो हमारे ईमेल से नहीं जाएगा, वो प्रोफेसर के ईमेल से ही जाएगा। ठीक हो गया। और बस इसके अंदर में है यही चीजें हैं, और रह भी हमारे पास 2-3 मिनट के हैं, तो हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद चलेंगे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में। इस हवाले से आपका इंशाल्लाह कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ करें, मैं आपको जवाब देता हूँ, और मैं सैंपल शेयर करता हूँ वहाँ ग्रुप के अंदर।
ओरिजिनली सैंपल है वो, ठीक है। और बाकायदे वो साइन हुए हुए, मैंने साइन वगैरह हटा दिया ताकि प्रोफेसर की जो है आइडेंटिटी शो ना हो, बाकी वो ओरिजिनल फॉर्म है। और ये कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली, जो आज जो हमारा मेजर टॉपिक था वो रिकमेंडेशन लेटर था। तो ये आप बनवा के रख लें साइन करवा के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको जनरल बनवाना है या स्पेसिफिक बनवाना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं कोई इशू नहीं है, जब भी जरूरत पड़ी जाऊंगा सर के पास साइन करवा लूंगा जाके, तो बनाना तो आपने खुद ही, वो तो बना लेंगे, आपको इशू नहीं, बना लेंगे इंशाल्लाह। साइन कर देगा प्रोफेसर तो आप उसको स्पेसिफिक बनवाएंगे तो अच्छा है। लेकिन आपको अगर ये पता है कि यार ये बार बार सर साइन करके नहीं देंगे या सर से मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर आप जनरल बना लें। ठीक हो गया। बाकी ये रिकमेंडर का तो इशू नहीं है, ये तो जारी बात, जब आपके पास वो साइन हुआ हुआ है तो उसी के ऊपर सारी डिटेल होती है ऑलरेडी, ईमेल भी होता है, प्रोफेसर का नाम भी होता है, यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है, तो वहीं से देख के आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो अहम और बताता चलूँ, टाइम खत्म होने वाला है, कि जब रिकमेंडर की डिटेल देनी है तो ये आपकी जिम्मेदारी, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि ये यूनिवर्सिटी उसकी जहां पर अप्लाई करें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने जिसका नाम दिया है वहां जाएगा, वो उसको ईमेल कर देंगे। अब प्रोफेसर फिल करता है या नहीं करता, उस स्कॉलरशिप प्रोवाइडर का इससे कोई लेना देना नहीं, ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल कराना। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जाके प्रोफेसर के पीछे पड़ेंगे, सर उन्होंने ईमेल किया होगा, आप अपना चेक करें, तो वो आप फिल कर दें तो मेरा काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। दो सैंपल तीन है मेरे पास, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ व्हाट्सएप वाले में। ठीक है जी, बस ये रह भी 1 मिनट गया है। तो ये मेरे पास कल भी इशू आ रहा था, वहाँ लेंथ की वजह से पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं अपलोड हो रही थी जो है ग्रुप में व्हाट्सएप वाले में। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर आज भी वही इशू आया तो मैं इसको वहां पर कर दूंगा, जो है अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। तो वहां से कोई भी दोस्त जो है डाउनलोड कर ले, जो जिसने कल किया था वही बेशक भाई कर ले, तो वो करके फिर ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए। बाकी ये प्रेजेंटेशन में मैं शेयर कर रहा हूँ, और बाकी हम तकरीबन जो है इंशाल्लाह 30 मिनट 40 मिनट ग्रुप में मौजूद है व्हाट्सएप वाले में। जिसका जो भी सवाल है कर ले, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वहां पर मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है जी।